नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिटी की सीरीज जो कि टॉप 500 क्वेश्चन की थी वो लगातार जारी है और आज हम उससे आगे वाला क्लास का लेने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, भारत में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर पॉलिटी अगर सिलेबस में लिख रखा है तो फिर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हम पॉलिटी के मिक्स में क्वेश्चन ले रहे हैं और वो भी टॉप 500 क्वेश्चन ले रहे हैं। ध्यान रखना, इंडियन पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन ले रहे हैं और जिनकी व्याख्या से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भाई। या तो फिर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, अगर वो डायरेक्ट नहीं छपेगा तो फिर उसकी व्याख्या से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आप जरूर देखिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा और क्लास एंड तक देखने के बाद में आप जरूर बताएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। समय को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम खराब ना करें तो ही बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी बढ़िया होगा। तो चले आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई ज्यादा फैक्ट पता हो तो भी आप बताने की कोशिश करें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति, ध्यान रखना प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। अब ए ऑप्शन दे रखा है 26 अगस्त 1947 को, क्या 29 अगस्त 1947 को, या फिर 22 नवंबर 1947 को, या फिर 9 जुलाई 1946 को। यह एक ऐसा सवाल है जो कि हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। प्रारूप समिति का प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी एक ही प्रश्न में ले लेनी चाहिए, क्योंकि आगामी जितनी परीक्षाएं होगी यह प्रश्न बार बार आता है और आपने कई एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, हर एग्जाम के अंदर यह प्रश्न जरूर मिलता है। तो अब आप इसी प्रश्न के अंदर हम समझ लेते हैं और इस प्रश्न का तो सही आंसर आपको पहले ही बता देते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। अब देखिए, सबसे पहले जब संविधान तत्कालीन उस समय वायसराय के समय तत्कालीन वायसराय ने क्या हुआ, BN राव को वहां का क्या बनाया था, संवैधानिक सलाहकार बनाया था। तो भी एक तो आपको ये ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया था उस समय, संवैधानिक सलाहकार किसका, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया था BN राव को, बेनेगल नरसिंगल राव है ना, BN राव आप शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखें। BN राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया था, यह ध्यान रखना है। और आपको एक नाम और ध्यान रखना होगा जिसका नाम है सत्य नारायण सिन्हा। इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर इन्हीं का प्रस्ताव था और इन्हीं के प्रस्ताव पर ही क्या गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन व्यक्ति था जिसकी किसकी सिफारिश पर सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो आपको ध्यान रखना सत्य नारायण सिन्हा। आपको यह भी ध्यान रखना जो भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो प्रथम प्रारूप किसने बनाया था, तो ध्यान रखना BN राव ने बनाया था। BN राव भारतीय संविधान का पहला प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, तो BN राव ने तैयार किया था। अब आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रश्न था ये तो जानकारी होनी चाहिए, संवैधानिक सलाहकार BN राव, जबकि सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर ही पहली बार प्रारूप समिति की स्थापना की गई। यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने। और प्रथम प्रारूप पूछे जाए, भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो बनाने वाला या पेश करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कौन था, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, अब आप देखिए प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति जिसकी स्थापना पहले भी बता चुके हैं 29 अगस्त कब हुई, 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखना इसके अंदर अध्यक्ष सहित, मैं बार बार बोल रहा हूं, अध्यक्ष सहित इसके अंदर सदस्य कितने थे, 7 थे, टोटल 7 थे। ठीक है ना, एक अध्यक्ष है, 6 सदस्य थे और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यह भी ध्यान रखना।
चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो कि इनके 6 सदस्य थे या फिर अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो यही नाम याद होना चाहिए, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष इसके कौन थे? बी आर अम्बेडकर, है ना, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा इनके 6 सदस्य और थे। एक तो नाम है, पहला ही नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरा नाम आपको ये याद रखना है, ये एन गोपाल स्वामी अयंगर है, ठीक है ना। उसके बाद में है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद में एक तीसरा नाम और है, मैं कुछ नाम यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना, यहां लिख लेता हूं। तीसरा नाम एक और है जिसका नाम है के एम मुंशी, जो कि एकमात्र कांग्रेस से ये सदस्य थे, ठीक है ना। उसके अलावा एक 4 नंबर और था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। उसके अलावा एक और था जिसका क्या नाम है, एन माधव राव। और इसके अलावा एक और था जिसका नाम था टीटी कृष्णामाचारी। तो ये देखिए एन माधव राव जो कि बीएल मित्तर की जगह आए थे, और टीटी कृष्णामाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह आए थे। डीपी खेतान ने तो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जबकि एन माधव राव की जगह पहले आए थे ना, बीएल मित्तल की जगह आए थे। तो बीएल मित्तल साहब ने तो अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह आए थे एन माधव राव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो सलाहकार था वो कौन था, तो बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर ही सबसे पहले प्रारूप समिति की स्थापना की गई। इन्होंने ही प्रस्ताव रखा, किनके सामने रखा, संविधान सभा के सामने रखा था, और इन्हीं की सिफारिश पर सबसे पहले प्रारूप समिति की स्थापना की गई। भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो किसने बनाया था, बेनेगल नरसिंह राव ने बनाया था। अब देखिए प्रारूप समिति क्या थी, तो संविधान सभा के अंदर अनेक जितने भी अनुच्छेद वगैरह बना रखे थे, जो भी बातें संविधान सभा के अंदर प्रस्ताव रखे गए थे, उन सब का एक चटनी करनी थी, या फिर उनको कौन कौन सा रखना है, उस पूरे प्रारूप को एक फिक्स करना है, उसका प्रारूप तैयार करना है, इसलिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। अब देखिए प्रारूप समिति की जो स्थापना है वो कब हो रही है, 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हो रही है, जिसके अंदर अध्यक्ष सहित, मैं बार बार बोल रहा हूं, अध्यक्ष सहित भैया, एक अध्यक्ष जो कि बी आर अम्बेडकर साहब खुद है, और 6 सदस्य और थे। 6 सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर एक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक के एम मुंशी के बारे में ये फैक्ट पूछ लिया गया है परीक्षा के अंदर कि वो कांग्रेस का कौन सा ऐसा एक सदस्य था जो कांग्रेस से संबंधित था, जो कि प्रारूप समिति का सदस्य था, तो के एम मुंशी, ये ध्यान रखना। और एकमात्र जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित था वो था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और उसके अलावा जो एन माधव राव है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बीएल मित्तर की जगह ली थी, बीएल मित्तर की, जो कि स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह एन माधव राव है। टीटी कृष्णामाचारी जो कि डीवी खेतान की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह उन्होंने स्थान ग्रहण किया। और आपको बता दें जब 29 अगस्त की ये बातें हैं, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जब 30 अगस्त 1947 के दिन, ये अगले ही दिन उनकी बैठक होती है प्रारूप समिति की। प्रथम बैठक के अंदर क्या हो जाता है, बी आर अम्बेडकर और इनके 6 सदस्य, इन सबको निर्विरोध चुन लिया जाता है। और ध्यान रखना जो इनके अध्यक्ष हैं बी आर अम्बेडकर, इनको भी निर्विरोध इसका सभापति या फिर अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये सब पूरा का पूरा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रारूप समिति से प्रश्न आता है, उनके सदस्य सबको पता होना चाहिए, कब स्थापना हुई, कब इनका कैसे इनका चुनाव हुआ, और कौन इसके अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे, कौन संवैधानिक सलाहकार था, और किसके प्रस्ताव पर सबसे पहले इसका गठन किया गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही ढंग से आप पढ़ते रहे, क्वेश्चन सब बढ़िया होने वाले हैं। ऐसे ही इसी तरीके से आगे भी हमारी व्याख्या पूरी होने वाली है, और सब क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। क्योंकि अगर या तो ये प्रश्न के अंदर से आ जाएगा या फिर इसकी व्याख्या से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार चर्चा में रहता है, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, या तो फिर इनके अनुच्छेद पूछता है या फिर इनके व्याख्या में से प्रश्न आएगा। देखिए, भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य
कि उच्च न्यायालय, यह उच्च न्यायालय की बात कर रहा है कि मूल अधिकारियों के परिवर्तन का अधिकार देता है। वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करता तो इसका तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हम दोनों अनुच्छेद देख लेंगे। क्या अनुच्छेद नंबर 32 है, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, क्या अनुच्छेद 32 है, क्या अनुच्छेद 124 है, क्या अनुच्छेद 226 है, या फिर अनुच्छेद 129 है। इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है और इस प्रश्न का सही आंसर आपके अनुच्छेद नंबर 226 होगा। ये तो हाई कोर्ट से संबंधित है और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और ये हाँ ये तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है भी, ये भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और ये भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो अब आप ध्यान रख सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत अगर मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उच्च न्यायालय, मैं उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं, उच्च न्यायालय जो कि हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखना 6 प्रकार की रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा ये रिट है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। एक तो आपने नाम सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके अलावा क्या नाम है, प्रतिषेध है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है। उसके अलावा अधिकार पर्चा है, अधिकार पर्चा है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा और एक है परमादेश, परमादेश। अब देखिए ये 5 प्रकार की रिटें हैं और ये रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है। और ध्यान रखना जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 32 है वो निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 226 निलंबित नहीं होता है। यह भी बात ध्यान रखना। इस तरीके से रिट जारी करने के अगर मामला देखा जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपातकाल में भी अनुच्छेद 226 निलंबित नहीं होता है। यह बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब देखिए 5 प्रकार की रिट है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इसका मतलब यह है हैबेस कॉर्पस, आपने कई बार सुना होगा, हैबेस कॉर्पस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को पुलिस है वो गैर कानूनी तरीके से अगर गिरफ्तार करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। प्रतिषेध का मतलब यह है जब सुप्रीम कोर्ट को यह लगे किसी उच्चतर न्यायालय के अंदर, निम्नतर न्यायालय के अंदर कोई फाइल या फिर किसी केस की सुनवाई हो रही है और वो अपना न्यायालय से, वो जो निम्नतर न्यायालय है वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अगर किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहा है या फिर सुनवाई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो मना कर सकता है। लेकिन उत्प्रेषण के अंदर क्या है, जब उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को ऐसा लगे, उच्चतर न्यायालय को कि भाई निम्नतर न्यायालय है वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, तो वो पूरी फाइल अपने पास मंगा सकता है उच्चतर न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वो पूरी फाइल ही अपने पास मंगाकर उसकी सुनवाई कर सकता है। अगला है अधिकार पर्चा। क्या है ना, कोई व्यक्ति, किसी भी अगर कोई व्यक्ति है वो सरकारी पद पर अगर कोई गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से या कुछ ऐसे तरीके से अपना कर जो कि उस पद पर बैठ गया है, तो उस व्यक्ति को नियुक्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है। अगला है 5 नंबर परमादेश। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर बैठा है तो फिर वो अगर अपने कर्तव्य का पालन अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ परमादेश आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। यह भी बात आपको ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट जिसका भाग 5 संविधान के भाग 5 के अंदर वर्णन है, यह भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक इस सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ध्यान रखना यहां पर अनुच्छेद नंबर 124 आ रखा है। अब मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संरचना से संबंधित है। 124(1) जो कि सुप्रीम कोर्ट की संसद उसकी संख्या निर्धारित करेगी।
ठीक है ना। कितनी संख्या होगी? मूल संविधान के जिस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस समय 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 34 इसकी पूरी टोटल संख्या है, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए 124 एक हो गया, 124 दो में क्या दे रखा है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उनके 124 3 में योग्यता है, 124 4 में क्या है, तो इनको पद से हटाने का प्रोसेस है जो कि महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। 124 5 के अंदर क्या है, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो कानून बनाना है या तो वो संसद बना सकती है। 124 6 के अंदर शपथ वगैरह, शपथ जो कि भारत का राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारी भी हो सकता है। अब 129 आ रखा है, 129 अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में माना जाता है, या फिर वो डिसीजन है उनको 129 के तहत उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश है उसको वो निर्णय को ध्यान में रखते हुए या फिर उनको ध्यान में रखते हुए या फिर उनको मानना ही होगा अगला फैसला कोई भी सुनाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय है और 32 है वो आपके सुप्रीम कोर्ट है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी भारत के अंदर या फिर देश के अंदर आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, है ना, तो उस समय अनुच्छेद 32 सस्पेंड हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 226 सस्पेंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट है ज्यादा पावरफुल हो गया किसमें, रिट जारी करने में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेना आप, एक दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे, हम पूरा का पूरा नीति निर्देशक तत्व ही इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। वो कौन सा युग्म, एक युग्म है जिसके अंदर एकदम सही लिख रखा है अनुच्छेद। और देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्या अनुच्छेद 42 के अंदर है? ये बात गलत है भाई, क्योंकि यह बात कौन से में लिख रखी है, जो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता यह लिख रखी है 39A के अंदर, ठीक है ना, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय वो जोड़ा गया था, जिसके अंदर यह बात जोड़ी गई थी। अगला है कृषि और पशुपालन का संगठन, क्या अनुच्छेद 43 के अंदर लिख रखा है? यह भी बात एकदम गलत है, क्योंकि यह बात अनुच्छेद 48 के अंदर लिख रखी है, ठीक है ना, और 48A के अंदर पर्यावरण और पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है, ये भी बात, इसका मतलब ये भी गलत हो गई। अगला है ग्राम पंचायतों का गठन संगठन, जो कि अनुच्छेद 41, ये बात गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 40 के अंदर ये बात लिख रखी है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 39 एकदम सही है, यही इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि चौथा ऑप्शन है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अब देखिए जो भारत के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है, एक तो आपको यह ध्यान होना चाहिए, नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य सब अलग अलग है भाई, ठीक है ना, और नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के टोटल 22 भागों में से ये कौन से भाग के अंदर है, 4 भाग 4 के अंदर इनका वर्णन कर रखा है। मूल अधिकार 3 में है, जबकि मूल कर्तव्य भाग 4 के अंदर 51 क के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है भैया, 51 तक, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है, 51A अलग है भाई, 51A के अंदर मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब अलग अलग अनुच्छेद है, मैंने आपको अनुच्छेद अलग अलग बता रहा हूं। अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य की परिभाषा लिख रखी है, राज्य की परिभाषा के अंदर वो संघ और कार्यपालिका विधायिका के बारे में बता रहा है, जबकि राज्य की विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद नंबर 36 के अंदर यही लिख रखी है राज्य की परिभाषा। 37 के अंदर यह लिख रखा है कि अनुच्छेद नंबर 37 है उसके अंदर यह लिख रखा है नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब उच्च न्यायालय उसको लागू नहीं कर सकता है, उच्च न्यायालय उसको लागू नहीं कर सकता है। 37 के अंदर नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, तो उसको उच्च न्यायालय लागू नहीं कर सकता है, 37 हो गया। अब देखिए 38 के अंदर क्या है, अनुच्छेद नंबर 38 के अंदर राज्य सरकार ऐसा कानून बनाएगी
जिससे कि राज्य के अंदर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन तीनों प्रकार का न्याय उपलब्ध हो सके। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे नीति निर्देशक तत्वों का एकमात्र यही लक्ष्य है कि राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करे। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। यहां तक आपको ध्यान होना चाहिए। 36, 37, 38 याद हो गया। अब 39 के अंदर ये बात लिख रखी है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ लिख रखा है, रोजगार भी उनको मिलना चाहिए। रोजगार के मामले में भी अलग अलग पुरुष और स्त्री हैं तो भी उनको समान मिलना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों को एक अच्छा वातावरण भी उपलब्ध होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों और महिलाओं की उम्र के हिसाब से उनको काम भी मिलना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार ही उनको काम मिलना चाहिए। 39A अभी आया था ना 39A, हाँ 39A के अंदर ये देखिए, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता उनको मिलनी चाहिए। ये 39A के अंदर, जो कि भारत का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 के अंदर इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसके अंदर यह बात शामिल कर दी गई थी, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और समान न्याय दिलाया जाएगा। ये 40 के अंदर ये बात लिख रखी है, ग्राम पंचायतों का संगठन 40 के अंदर किया जाएगा। अगला 41 के अंदर कुछ विशेष परिस्थिति हो जाए तो फिर उनको काम है या फिर शिक्षा है, लोक सहायता राज्य सरकार उपलब्ध करवा सकती है। 42 के अंदर, 41 के अंदर हो गया। अब देखिए 42 के अंदर है ना, 42 के अंदर क्या है, 42 के अंदर जो भी कार्यस्थल है, जहां पर भी लोग कार्य करने जाते हैं, तो कार्यस्थल पर हमें क्या है ना, वहां पर न्याय की उचित न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए, मानवोचित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वहां पर जैसे कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है और तो फिर उनको प्रसूति काल के अंदर उनको अवकाश भी उपलब्ध कराना चाहिए, तो ये वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए 42 के अंदर। 43 के अंदर क्या है, 43 के अंदर क्या चीजें लिख रखी हैं, तो 43 के अंदर उनको निर्वाह रोजगार मजदूरी, कुछ निर्वाह रोजगार मजदूरी उनको मिलनी ही चाहिए। वे 43 के अंदर एक 43A और जोड़ दिया था, 43A भी जोड़ दिया गया था और एक 43B भी जोड़ा गया है। 43B तो आप सबको पता होगा, 97वां संविधान संशोधन है। 97वां संविधान संशोधन सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 43B जोड़ा गया था, जबकि 43A है उसके अंदर यह लिख रखा है कि जो मजदूर लोग हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको भी प्रबंधन के अंदर, जो प्रबंधन होता है उसके अंदर, जो कि मजदूरी का प्रबंधन या फिर कोई व्यवसाय का प्रबंधन, उसके अंदर मजदूरों को भी शामिल करना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद नंबर जो 44 है, 44 तो आपने कई बार पढ़ा होगा, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, और इसका मतलब यह है समान नागरिक संहिता, ये सबको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर लिख रखा है समान नागरिक संहिता, और इसमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों के लिए जो न्याय की व्यवस्था है वो सभी लोगों के लिए समान होनी चाहिए। 45 अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर ये लिख रखा है कि जन्म से लगाकर 6 वर्ष तक बच्चे की जो पालन पोषण है या फिर उसकी आरंभिक शिक्षा है, उसका कर्तव्य या फिर उसका जो करने का, उनको शिक्षा देने का जो अधिकार होगा वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें जो एक नवीनतम जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। इसके द्वारा ही 21A के अंदर ये बात एक और जोड़ दी थी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके अलावा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 2002 के द्वारा ही 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो भाई 45 तक पढ़ चुके हैं। अगला है 46, अगला है 46 के अंदर SC ST जाति जो कि कोई कमजोर वर्ग है उनके सबके लिए शिक्षा वगैरह या फिर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। और उसके अलावा 47 नंबर अनुच्छेद है, उसके अंदर पोषण हार या फिर जीवन के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। 48 आपके सामने आ चुका है, 48 तो अभी यहां पर था ना, ये 48 ही है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन। और उसके अलावा 48A के अंदर पर्यावरण एवं पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है। 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक वगैरह हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए यह व्यवस्था कर रखी है। अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर, अनुच्छेद नंबर जो 50 है उसके अंदर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की व्यवस्था का वर्णन है। और 51 के अंदर विश्व शांति या फिर शांति को स्थापित कैसे किया जाए यह है पूरा का पूरा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। टोटल 36 से लगाकर 51 तक अनुच्छेद है।
भाग 4 है, तो आपको सबको पता होनी चाहिए। मैंने मेन जानकारी दी, अगर ज्यादा न याद हो तो समान नागरिक संहिता 44, 40 के अंदर ग्राम पंचायत और 39A के अंदर समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये ध्यान होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद नंबर 39 है, यह भी ध्यान होना चाहिए। तो यह था अपना प्रश्न। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर, चलते हैं अगला। ये भी इंपॉर्टेंट है, कल हमने जो जितने भी नवीनतम हुए थे उनके बारे में जानकारी ली थी, अब कुछ उससे पहले हुए थे वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, से संबंधित कौन से वो संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसने पूरे कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया? क्या वो 58वां संविधान संशोधन है, या फिर वो 57वां संविधान संशोधन है, या फिर 99वां संविधान संशोधन है, या फिर 100वां संविधान संशोधन है? अब मैं आपको बता दूं इन संविधान संशोधन के बारे में। देखिए ये 58वां संविधान संशोधन है ना, ये 58वां संविधान संशोधन आपके कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक राज्य के अंदर हैदराबाद और इनके दोनों के लिए, कर्नाटक राज्य के अंदर ही हैदराबाद, कर्नाटक राज्य और हैदराबाद के लिए विकास प्राधिकरण का स्थापना से संबंधित था। तो ये तो अपना इसका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। और जो ये 57वां संविधान संशोधन है, अभी मैंने बताया था सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने से संबंधित था, और ये अपने 43B के अंदर ये शामिल किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 43B में। अगला है 99वां संविधान संशोधन। हाँ, यही वो अनुच्छेद है जिसके अंदर एनजैक है ना, एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यही था न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कि 199वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग की सरकार ने स्थापना की थी 2015 के अंदर। फिर ये 2015 के अंदर ही इनको चैलेंज किया गया था। हालांकि बिल पहले लाया गया था, 1 जनवरी 2015 से ये अधिनियम लागू हो चुका था। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति बन चुका था, जिसके अंदर 6 सदस्य से ये बना हुआ था। ये कॉलेजियम व्यवस्था की जगह ये लेकर आई थी सरकार। 1 जनवरी 2015 से ये लागू हो चुका था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, और ये व्यवस्था न्यायपालिका के अंदर कार्यपालिका का हस्तक्षेप या फिर संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन बताकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा इसको 15 अक्टूबर 2015 को ही इस पूरे कानून को रद्द कर दिया या फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसके अंदर जो 6 सदस्यीय आयोग था, जिसके अंदर टोटल 6 सदस्य होते थे, ये कॉलेजियम व्यवस्था की जगह जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश का जो स्थानांतरण या फिर उनका नियुक्ति होती थी उससे संबंधित सिफारिश करने की वाली यह आयोग था, जिसके अंदर 6 सदस्य थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उसके अलावा एक विधि मंत्री था, 2 अन्य सदस्य थे जो कि विधि विशेषज्ञ मान सकते हैं। तो उनका जो नियुक्ति है वो जो विधि विशेषज्ञ है उनका 2 साल का कार्यकाल भी निश्चित कर दिया गया था। हालांकि फिर उनका नियुक्ति है वो उसमें एक सीजीआई समिति बनती थी, उसमें सीजीआई और एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता जो नाम तय करेगा, उसमें से वो 2 विधि विशेषज्ञ जाएंगे। और यही इसकी व्यवस्था थी। इस पूरी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानना कि ये संवैधानिक ढांचा जो मूल रूप से संविधान का ढांचा है उसका उल्लंघन कर रहा है, और जो कि न्यायपालिका के अंदर कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है, ऐसा कुछ हवाला देकर इस पूरे कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही आंसर 99वां संविधान संशोधन है। अब देखिए 100वां संविधान संशोधन, यह आपके भारत और बांग्लादेश से संबंधित था। भारत और बांग्लादेश, क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के मध्य इसमें कुछ जमीन का आदान प्रदान किया गया, कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया और कुछ बांग्लादेश की बस्तियां हैं वो भारत के अंदर शामिल की गई थी 100वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अपना ये 99वां संविधान संशोधन है, वो ही याद रखना है। बाकी वाले मैंने कल बताए थे वो सब आपको याद होने चाहिए, 106 तक सबको याद होना ही चाहिए। 106वां कौन सा है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के अंदर अगले चुनाव के अंदर जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर चुनाव होने वाला है उसके अंदर महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा वो आपको कमेंट करके बताना है, कल मैंने आपको बता दिया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये प्रश्न कई बार आया हुआ भी है और समिति वाला प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है।
संविधान सभा की कुछ समितियां दे रखी हैं, उनका आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, मूल अधिकार समिति जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल साहब होंगे, कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष कहां गए, यहां पर एक नाम नहीं लिख रखा है, राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए यहां पर, है ना, इसी वजह से ये प्रश्न गलत हो रहा है। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू है और प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर है। यहां पर आपको राजेंद्र प्रसाद करना होगा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मूल अधिकार चौथा ऑप्शन, यानी कि एक में 4 आना चाहिए, यहां 3 है, यहां 4 आ रहा है, और ये तो वैसे भी कट गए भाई। बी में 3 आ रहा है, यानी कि 3 राजेंद्र प्रसाद तो मैंने कर दिया, और सी में 2 आ रहा है, और डी में 1 आ रहा है, बी डी में 1 आ रहा है, सही है। यहां देख लीजिएगा आप वापस से, जो आपके एक तो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार से संबंधित एक समिति बनी थी, और इसका अध्यक्ष तो किसको बनाया गया था, इसके उप समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष वही थे, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल, ये थे वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा कार्य संचालन समिति बनी थी एक, कार्य संचालन समिति, उसके अलावा संघ समिति, और उसके अलावा एक समिति और बनी थी, क्या नाम था इसका, प्रारूप समिति, जो अभी हम पढ़ के आए पहले ही क्वेश्चन के अंदर, प्रारूप समिति। तो देखिए, जो कार्य संचालन समिति बनी थी इसके तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो संघ समिति बनी वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगली है प्रारूप समिति जिसके हैं बी.आर. अम्बेडकर। ये चारों समितियां आपको पता होनी चाहिए, और इसकी जगह हो सकता है यहां पर के.एम. मुंशी लिखा हुआ था, इस कारण ही ये प्रश्न डिलीट हो गया था, लेकिन हमने यहां पर राजेंद्र प्रसाद कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लीजिएगा प्रश्न। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या से भी प्रश्न आने के ज्यादातर ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुका है। भारत के संविधान के वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राज्य में विधान परिषद की संरचना का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। अब क्या वो अनुच्छेद 170 है, क्या वो अनुच्छेद 171 है, या फिर 172 है, या फिर 173 है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर इसका वर्णन कर रखा है। तो अब आपको बता दें, इस प्रश्न का तो आंसर 171 हो गया भाई, 171 एकदम सही है। अब व्याख्या देखिए, अब देखिए व्याख्या देखिए, अनुच्छेद जो संविधान का जो भाग है भैया, यहां पर भाग देख लीजिएगा, भाग 6 के अंदर है ये वर्णन, ठीक है, 6 के अंदर अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 168 से 212 तक, 212 तक यह वर्णन कर रखा है किसका, इनका राज्य का वर्णन कर रखा है, जो विधान मंडल है उनका वर्णन कर रखा है। भाग 6 राज्य से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 168 से 212 तक विधान मंडल का वर्णन कर रखा है, विधान मंडल का वर्णन कर रखा है। 168 के अंदर क्या है, विधान मंडल है, विधान मंडल। यह विधान मंडल किससे मिलकर बनेगा, तो ये 3 इसके अभिन्न अंग होंगे, एक तो राज्यपाल महोदय होंगे, एक कौन होगा, विधानसभा होगी, और एक कौन होगा, एक होगी विधान परिषद। इन तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा, लेकिन राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होता। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद, उसी प्रकार से यहां पर विधानमंडल इन तीनों से मिलकर बनता है। अब देखिए, जो आगे 169 लिख रखा है, इसके अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर यह लिख रखा है, जो विधान परिषद है, विधान परिषद, इसके गठन एवं समापन की प्रक्रिया के बारे में यहां पर लिख रखा है, यह ध्यान होना चाहिए। और उसके अलावा अब है 170, जिसके अंदर विधानसभा का वर्णन है। आपको मैं बता दूं, विधानसभा का वर्णन है, और ये आप बता ध्यान रखना, विधानसभा के अंदर पूरा बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है भैया, लेकिन यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, अधिकतम विधानसभा के अंदर सीटें 500 हो सकती हैं, न्यूनतम 60 हो सकती है। सीटों के बारे में यहां बता देता हूं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो अधिकतम
और एक है न्यूनतम। अधिकतम 500 है, न्यूनतम 60 है। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखना। और उसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार, कितने राज्य हैं जिसके अंदर ये मतलब ये 60 का आंकड़ा दे रखा है, फिर भी मतलब 60 से भी कम सीटें हैं विधानसभा के अंदर। एक तो है आपके गोवा, एक है मिजोरम, इन दोनों के अंदर सीटें हैं 60 नहीं है, इन दोनों के अंदर सीटें हैं आपके विधानसभा की 40, जबकि होनी कितनी चाहिए, होनी 60 से कम हो ही नहीं सकती, लेकिन यह अपवाद स्वरूप है। एक तो आपके ध्यान रखना, एक सिक्किम और है, और एक है आपके पुदुचेरी है ना, पादुचेरी या पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी। अब देखिए पांडिचेरी के अंदर 30 है, जबकि सिक्किम के अंदर 32 है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखने होंगे विधानसभा के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि विधानसभा के बारे में मैंने यहां बता दिया। विधानसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 170 के अंदर है, और विधानसभा का जो अधिकतम सीटें हैं वो 500 हो सकती हैं, न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। गोवा मिजोरम के अंदर 40 सीटें हैं, उसके अलावा पांडिचेरी के अंदर 32 सीट है, सिक्किम के अंदर 32 सीट है, और पांडिचेरी के अंदर 30 सीट है। यह फैक्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा अब हमें विधान परिषद का पढ़ना था, तो वो अनुच्छेद है आपके वो अनुच्छेद है 171 नंबर अनुच्छेद है, जिसके अंदर किसका वर्णन कर रखा है, जिसके अंदर कर रखा है विधान परिषद। अब ये विधान परिषद का वर्णन यहां पर कर रखा है, पूरी संरचना का वर्णन यहां पर कर रखा है विधान परिषद का 171 में। अब ये इसमें क्या है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। विधान परिषद है वो, ध्यान रखना ये कैसे होगी, ये राज्य सरकार द्वारा अपने यहां पर बहुमत के आधार पर कैसा विशेष बहुमत से बिल पास करके संसद के पास भेजना होगा, और संसद उसको साधारण बिल से पास करती है, तब जाके वो विधान परिषद का गठन होगा। लेकिन विधान परिषद के अंदर क्या स्कीम है, विधान परिषद के अंदर मतलब जितने भी विधानसभा की जितनी सीटें होगी उसका 1/3, विधानसभा की जितनी भी सीटें होगी उसका 1/3 ही अधिकतम तो ये बन सकते हैं अधिकतम, और न्यूनतम है वो कितनी हो सकती है 40 से कम नहीं हो सकती। यहां पर 60 है, वहां पर 40 है। विधानसभा का 1/3 सदस्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, तो देखिए इसमें एक और है, 1/6 है, 1/12 है, और 1/6 तो इसमें राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। 1/12 कौन करता है, 1/12 करता है, एक तो स्नातक से संबंधित है, स्नातक वाले निर्वाचित करते हैं, और 1/12 जो कि महाविद्यालय और कॉलेज से इनका होता है। तो 1/12, 1/3 और 1/6 ये सब आपको ध्यान रखना है। और ऐसा ध्यान रखा जाए तो फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि 5/6 तो होते हैं निर्वाचित, और 1/6 वो है मनोनीत। ये आप इंपोर्टेंट है जो कि ध्यान रख सकते हो। और राज्यपाल, और उसके अलावा भी 2 और है भैया, मैं कहां लिखूं, देखिए 1/6, 1/12, 1/12 और 2 और हैं जो कि यहां पर लिख रहा हूं मैं, 1/1 तो 3 है और 1/3 है। ये आपके नगर निकायों या फिर आपके स्थानीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, और 1/3 और हैं जिसके अंदर शामिल कौन होता है, नगर निकाय हो गया, 1/3 और था जिसके अंदर स्टूडेंट शामिल हो गए, नगर निकाय वाले हो गए जनप्रतिनिधि। इसके अंदर विधानसभा के पुराने वाले जो वर्तमान है वो नहीं, विधानसभा के पूर्व विधायक। तो यह इनकी पूरी संरचना हो गई। अब आगे और है 172 के अंदर विधानमंडल के इनका कार्यकाल का वर्णन है, और 174 के अंदर इनकी योग्यता का वर्णन है। वो आगे अब ब्लैक बोर्ड इस सवाल के अंदर इतना ही रहने देते हैं, फिर सब हो जाएगा। अब देखिए मैं एक बार वापस बता देता हूं, विधान परिषद जिसके अंदर विधानसभा का 1/3 सदस्य, विधानसभा की जितनी सीटें होगी उसका 1/3 सदस्य क्या बना सकते हैं हम, विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। 1/6 इसके अंदर राज्यपाल महोदय निर्वाचित करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/3 सदस्य नगर निकाय या स्थानीय लोग करते हैं उसमें, और 1/3 सदस्य ही जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे जो निर्वाचक मंडल के रूप में, और 1/12 के ऊपर 1/12 में
स्नातक से वो निर्वाचक के रूप में भाग लेंगे, और 1/12 जो कि महाविद्यालय या कॉलेज से जो आते हैं या फिर डिग्री धारण कर लिए वो इसमें निर्वाचक के रूप में भाग लेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 5/6 इसके अंदर निर्वाचित है, जबकि 1/6 मनोनीत है। और उसके अलावा जो अगला अनुच्छेद है 172 के अंदर इनका कार्यकाल है। तो विधान परिषद जैसे राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, इसी प्रकार से इसका भी 6 वर्ष कार्यकाल है। यह भी एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है, वो है 5 वर्ष। अब मैं बताता हूं, भारत के अंदर वो 6 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, विधान परिषद है। अब देखिए 3 तो दक्षिण भारत के हैं, याद रखने का यही तरीका है, 3 तो दक्षिण भारत के हैं, एक तो कर्नाटक है, एक तेलंगाना है, एक आंध्र प्रदेश है। 3 तो दक्षिण भारत के हैं, और एक यूपी है, एक महाराष्ट्र है, और एक बिहार है। बस ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज के समय वर्तमान में क्या है, वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद की स्थापना कर रखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन तो ये पहले मैंने पूरा बता चुका हूं, तो इसको तो और भी करने में आसानी होगी। तो देखिए ग्राम पंचायत वाला कहां पर है, 40 पे, समान नागरिक संहिता 44 पे, कृषि पशुपालन आपके 48 पर, और न्यायपालिका का पृथक्करण, और ये कौन से में है, ये आपके अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर हो गया। तो देखिए पहले के अंदर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन एकदम सही है, जिसके अंदर ए ऑप्शन एकदम सही है। तो देखिए वापस से देख लीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर ये बात बोल रखी है। समान नागरिक संहिता जिसके अंदर क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल लॉ दोनों को सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद नंबर 44। कृषि एवं पशुपालन 48, जबकि 48A के अंदर पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जाए वो बात लिख रखी है। न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका या कार्यपालिका का अलग अलग होना, ये बात अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर है। 51 के अंदर शांति स्थापित या विश्व शांति है ना, तो ध्यान रखना, ये वाला प्रश्न हो गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और इसकी व्याख्या से जरूर आपको मिलेगा एक प्रश्न। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 103 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा सदस्यों की निर्हताएं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। भारत का राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा सदस्य की अगर उनकी योग्यता या फिर उनकी निर्योग्यता से संबंधित अगर उनको बाहर करना है तो फिर उनकी सलाह किससे लेगा, तो क्या वो लोकसभा अध्यक्ष से लेगा, या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से लेगा, या फिर निर्वाचन आयोग से लेगा, या फिर महान्यायवादी से लेगा। तो ये सीधा सा बात है कि भारतीय निर्वाचन आयोग से वो सलाह लेने वाले हैं। कौन लेने वाले, राष्ट्रपति महोदय लेने वाले। अब देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। 25 जनवरी 1950 के दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये एक सदस्य था, ये ध्यान रखना, उस समय एक सदस्य था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये 3 सदस्य हैं, और ये 1990 तक एक सदस्य रहा, फिर 1993 से वापस से ये द्विसदनीय हो गया, और वर्तमान में 3 सदस्य हैं। पहले इसके सुकुमार सेन थे भी, ये भी ध्यान रख सकते हैं, सुकुमार सेन इसके प्रथम निर्वाचन अधिकारी ना, निर्वाचन आयुक्त थे। उसके अलावा इनका कार्यकाल है वो 665 है, यह भी आपको ध्यान रखना। इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनकी जो संख्या है वो निर्धारण कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनकी संख्या, नियुक्ति, सेवा शर्तें, ये सब ध्यान रखना। और हाँ, इनके एक इंपॉर्टेंट है कि पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ध्यान रखना, पुनर्नियुक्ति इनकी होगी। भारतीय संचित निधि से इनका वेतन मिलता है, ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन एक समिति बनती है, उसकी सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति होती है, जिसके अध्यक्ष पीएम खुद होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। उसके अलावा कौन होता है, तो उसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री भी है वे, कैबिनेट मंत्री। तो ये ध्यान होना चाहिए। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर, अगर अनुच्छेद लिखना चाहें तो 324 से 329 तक इनका वर्णन कर रखा है। 324 से 329 के मध्य इनका वर्णन कर रखा है। ये भी ध्यान रखना, एक सदस्य था जब स्थापना हुई, ये एक संवैधानिक पद है क्योंकि अनुच्छेद के अंदर वर्णन कर रखा है। 1990 तक ये एक सदस्य था, 1993 के बाद में इसको वापस से
क्या बना दिया गया, बहुसदस्यीय दल बहुसदस्यीय बनाया गया। फिर इसका कार्यकाल अभी वर्तमान में 65 यानी कि 6 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति ही इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी सेवा शर्तें क्या हो गई, इनका नियुक्ति कैसे कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेगा, जो कि एक समिति बनेगी जिसके प्रधानमंत्री खुद हेड होंगे, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री होगा, जिसका सिफारिश राष्ट्रपति महोदय जी के पास में भेजी जाएगी और राष्ट्रपति महोदय है वो इनकी नियुक्ति करेंगे। जो कि कौन सा अनुच्छेद है, 103 के तहत राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं लोकसभा सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखिए ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह बात किसने कही थी, क्या राजेंद्र प्रसाद ने कही थी, या फिर B.R. अम्बेडकर साहब ने कही थी, या फिर महात्मा गांधी जी ने कही थी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो यह बात आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कही गई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचना वाला टॉपिक आपके हर एग्जाम में ये टॉपिक अब शामिल होने लग गया है, तो आपको इस प्रश्न के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब ये बोल रहा है सही नहीं है, मतलब एक कथन गलत है भाई। सरकार के पहला ऑप्शन, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है भाई। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ये भी बात सही है। क्या समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करता है? भाई ये कहां करता है, ये तो सूचना उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र या फिर नागरिकों को सशक्त बना सकता है, लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, लेकिन महिलाओं और कमजोर तबकों की इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है। इसका मतलब यही प्रश्न का आंसर है, ध्यान रखना, यही इस प्रश्न का आंसर है। इसके अलावा देखिए, नागरिकों को सशक्त करना यह भी सही है, यह भी सही है। यह था अपना ये आज का सेशन, कैसा लग गया आपको ये भी बताइएगा। कंप्लीट हो गया भाई, यही इतने प्रश्न है। आपको कैसा लगा ये सेशन जरूर आपसे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली भी अपने क्लास इसी सीरीज के अंदर लगातार जारी है। आप जरूर पूरा क्लास जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही टॉप क्वेश्चन जो कि परीक्षा के अंदर 100% तो क्या पूछने की संभावना बनी रहती है, वो ही ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो कि पूरी संभावना बनी रहेगी कि ये प्रश्न आ सकता है। कौन सा भी एग्जाम हो, कौन सा भी एग्जाम के अंदर एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप जरूर देखिएगा, क्लास पूरी देखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।